नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का। ये है साल का 309वां दिन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। तो समय हो चुका है और अब आपको आपकी मतलब की खबरें आप तक पहुंचाएंगी और आपको खबर बताएंगी रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में और एक अनोखी लहजे और एक अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और साथ ही दिखाएंगे। आपकी गलियों से लेकर आपके दिन भर की पूरी कहानी तक, पल पल की हलचल के साथ और हर पल की अपडेट सीधा होगी आपके मतलब की। तो कान खोलकर दिल लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ, चूंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो अब दिल्ली की जहरीली हवा में कुछ सुधार तो हुआ है भाई, क्योंकि अब आज जब सुबह आंख खुली, जब सुबह लोग उठे तो विजिबिलिटी दूर तक नजर आई, यानी कि विजिबिलिटी जो है वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ी हुई नजर आई। इसके चलते अब लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर कुछ कम हुआ है। अब दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स अब 300 के नीचे आ चुका है। अब AQI 280 के पार आनंद विहार में है और साथ ही बवाना में रोड पर कुछ राहत दर्ज की जा रही है। प्रदूषण से लोगों को सांस लेने में हालांकि दिक्कतें हैं। ये एक बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं प्रिया की स्थायी राहत नहीं है दिल्ली वालों। बिल्कुल पसंद, पर कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को राहत मिलती हुई तो नजर आ रही है। जहां पोल्यूशन देखने को मिल रहा था 400 छूता हुआ नजर आ रहा था AQI, वहीं अब देखने को मिल रहा है कि AQI 300 से नीचे आ गया है। चलो अच्छी बात है। अब ये देखने वाली बात बसंत होगी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में और कितनी गिरावट देखने को मिलती है। क्या इसमें बढ़ोतरी भी देखने को मिलेगी, क्या अब ये धीरे धीरे गिरता ही नजर आएगा? प्रिया मुझे लगता है ना, क्योंकि हरियाणा में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश दर्ज की गई है और इसी मौसम के बदलाव के चलते मुझे लगता है कि राजधानी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो दिल्ली का पोल्यूशन है, वो प्रभावित हुआ है। क्योंकि हरियाणा के कई इलाके ऐसे रहे जहां पर कल रात के समय बारिश दर्ज की गई है और मुझे लगता है कि इसी वजह से जो दिल्ली का प्रदूषण है वो प्रभावित होकर थोड़ा कम हो चुका है। अब ऐसे में सर्दियां हैं, सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और सर्दियों की शुरुआत के साथ ही अब पोल्यूशन का जो लेवल है वो पिछले दिनों लगातार बढ़ रहा था। हम लगातार खबर ब्रेक कर रहे थे, कभी 350, कभी 380, कभी 400, कभी 450, कभी 500 के आसपास तक एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचता नजर आया, जो कि गंभीरतम श्रेणी में आ जाता है। लेकिन अब 270, 280, 250 के आसपास एवरेज दिल्ली में मोस्टली जगहों का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। तो दिल्ली वालों को थोड़ी राहत है। आज के समय में प्रदूषण जब एक दिल्ली की गंभीर समस्या है, जब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर 250 आता है, तो मुझे लगता है कि दिल्ली वालों के लिए एक अच्छी खबर है और दिल्ली वालों के लिए दिल्ली वाले इस खबर को मुझे लगता है कि बहुत एक पॉजिटिव तरीके से देखेंगे। बिल्कुल बसंत, आपने सही कहा और देखिए पॉजिटिव देखना भी बनता है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ रहा था और अब गिरावट देखने को मिली है, कहीं ना कहीं दिल्ली वालों ने अब राहत की सांस ली है और लगातार जो आबो हवा थी वो खराब श्रेणी में दर्ज की जा रही थी, बेहद गंभीर श्रेणी में, वहीं अब दिल्ली वालों को राहत मिलती हुई नजर आई है और अब हवा में सुधार देखने को मिला है। और हम बात करें तो बसंत देखिए कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 250 से ज्यादा जो है दर्ज हुआ है और वहीं आनंद विहार और बवाना, ITO, मुंडका यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर 270 से ऊपर अब AQI दर्ज किया गया है, जबकि लोधी रोड पर मामूली सुधार देखा गया है। प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन, ये तमाम शिकायतें हो रही थी। आज कम से कम देखने को मिलेगा कि आज ये जो शिकायतें हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। शिकायतें लगातार पिछले कुछ समय से बढ़ रही थी, लेकिन अभी फिलहाल पोल्यूशन अभी भी है प्रिया। बिल्कुल पोल्यूशन से तो आप ये नहीं कह सकते कि एयर क्वालिटी इंडेक्स से कम होने के चलते पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा ये सुधार हो गया या फिर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कम हो गया। पोल्यूशन अभी भी है, लेकिन फ़र्क बस इतना है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसके नंबर थोड़े कम हुए हैं। हवा की जो गुणवत्ता है पिछले कुछ समय में थोड़ी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। बिल्कुल बसंत, और देखिए हालांकि जो है अब लोग भी लापरवाही ना बरते, क्योंकि अब जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है अब गिरावट देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं देखिए लोगों की भी लापरवाही देखने को मिल रही थी, जिस वजह से प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। जहां प्रशासन की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे थे, देखने को मिला था ग्रैब 2 तक प्रशासन की तरफ से लगाया गया था, पर लोगों की तरफ से नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। वहीं अब जिस तरीके से अब पॉल्यूशन में गिरावट देखने को मिली है, हम आपसे भी अपील करेंगे आप जो है नियमों का पालन करें। वहीं अब सरकार ने लोगों को मास्क पहनने और अनावश्यक बाहर निकलने से भी बचने की सलाह दी है। हालांकि प्रदूषण में गिरावट देखने को मिली है। कुल मिलाकर राजधानी की हवा में अब जो है जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, वहीं अब गिरावट देखने को मिली है। अब लोगों ने राहत की सांस ली है। तो अब एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको अलग अलग इलाकों का हम बता देते हैं।
आनंद विहार 286, बवाना 290, चांदनी चौक 232, बुराड़ी क्रॉसिंग 245, CRRI मथुरा रोड 262, ITO 277, NSIT द्वारका 264, जहांगीरपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है 240, नरेला के लोगों के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स 271 है, लोधी रोड 146 है, लोधी रोड में बहुत कम है भाई। अब मुनका में 283 है, पटपड़गंज में 259, रोहिणी 253 और वजीरपुर में 264 है। वजीरपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 264 है। अब कई इलाकों में बेसिकली अगर आप बात करें, अगर आप एवरेज निकालें तो 250 से 270 के बीच में एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स राजधानी दिल्ली का आज देखने को मिल रहा है। और पिछले कुछ समय में हुआ ये भी ना कि लोगों को गले में खराश के साथ साथ सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, ये तमाम परेशानियां दिल्ली वालों ने झेली हैं। अब ऐसे में एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर आज कम होगा तो मुझे लगता है एक राहत की बात तो है। बिल्कुल बसंत, आपने सही कहा, राहत की बात तो है। जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, 300 पार 400 पार प्रदूषण पहुंच गया था, 500 का आंकड़ा छूने जा रहा था, वहीं अब देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में एकदम से प्रदूषण गिरता हुआ नजर आया। 200-300 के करीब अब प्रदूषण देखने को मिल रहा है। ये अच्छी चीज है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में अब गिरावट देखने को मिली है। कहीं ना कहीं लोगों ने अब राहत की सांस ली है। जहां देखा जा रहा था लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही थी, आंखों में जलन हो रही थी और भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, और वहीं अब सीधे तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है, जिससे अब दिल्ली वाले राहत की सांस लेते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल प्रिया, और मुझे लगता है कि ये जो गिरावट है आने वाले समय में इसी तरीके से जारी रहे तो अच्छी बात है, लेकिन कितने समय तक गिरावट देखने को मिलेगी तो कहा नहीं जा सकता। आज जब ऑफिस आ रहा था मैं, तो विजिबिलिटी मुझे दूर तक नजर आई, तो मुझे कहीं ना कहीं एहसास हो गया था कि आज भाई एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो थोड़ा कम है। और केवल दिल्ली ही नहीं, नोएडा में भी, नोएडा में गाजियाबाद, गुरुग्राम आसपास के क्षेत्रों की अगर आप बात करें तो बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स नहीं है उस तरह की जितना पिछले कुछ समय में रिकॉर्ड किया गया। एक रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचा था, 450-500 लोगों को इतनी दिक्कतें हो रही थी सांस लेने में। लेकिन आज जो है वो दिल्ली NCR के लोगों के लिए एक सुहावना दिन है। मौसम आज पूरे तरीके से साफ रहने वाला है, बहुत ज़्यादा कुछ आज मौसम में बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जो अधिकतम तापमान है वो 29.5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 16 से 17 डिग्री तापमान आज रहने वाला है। तो ये तो एक पोल्यूशन की खबर हमने आपको बताई कि पोल्यूशन को लेके हाल फिलहाल आपके स्टेट में क्या है, आपके घर के बाहर क्या है। लेकिन आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर में डेंगू के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, तो आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है। दिल्ली में डेंगू अब जानलेवा होता नजर आ रहा है। डेंगू से 2 लोगों की जान तक चली गई है। बिल्कुल बसंत, जिस तरीके से अब डेंगू के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे अब लोगों को भी परेशानी बढ़ सकती है। दिल्ली में MCD की ओर से साप्ताहिक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2025 में अब तक दिल्ली में डेंगू के कुल जो है 1136 मामले दर्ज किए गए हैं। 1136 मामले बहुत ज़्यादा हैं प्रिया। और डेंगू तो अगर किसी को हो जाए, अब प्लेटलेट्स कितनी तेज़ी के साथ गिरती हैं ये सभी जानते हैं, क्योंकि जब डेंगू बुखार होता है तो भाई बिल्कुल जो आपकी जो बॉडी है पूरे तरीके से वीक हो जाती है। अब आम बोलचाल की भाषा में कह दिया जाता है कि शरीर पूरे तरीके से टूट जाता है। अब इस रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि दिल्ली में डेंगू से 2 लोगों की जान चली गई है। यानी कि जब कोई भी बुखार, कोई भी बीमारी अगर जान लेने लगे तो वो गंभीर हो जाती है। अब इस साल डेंगू के मामलों में इजाफा हो रहा है। हालात इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या अब बढ़ने लगी है। कई इलाकों में संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। अब ऐसे में तेजी के साथ डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। MCD की रिपोर्ट बताती है कि केवल सितंबर अक्टूबर के महीने में ही मामलों में सबसे ज्यादा उछाल देखा गया, लेकिन पिछले 2 महीने में डेंगू के मामले में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रिया बिल्कुल बसंत, देखिए बात करें हम सितंबर की, तो सितंबर में 208 नए केस दर्ज किए गए और जबकि 25 अक्टूबर तक 307 नए मरीज सामने आए। और वहीं देखिए बसंत, पिछले 1 हफ्ते में ही 72 नए मामले रिपोर्ट में देखने को मिले और ये आंकड़ा जो है धीरे धीरे लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और डेंगू का संक्रमण अब राजधानी दिल्ली में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां 1000 से ज्यादा डेंगू के मरीज देखने को मिल रहे हैं और लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए बसंत, सावधानी भी बरतना जरूरी हो जाता है। आसपास जो है पानी ना भरने दे और अपना ध्यान रखें और अपने बच्चों को जब बाहर भेजें तो फुल बाजू के कपड़े पहनाकर ही बाहर भेजें, क्योंकि जिस तरीके से अब आंकड़ों में वृद्धि देखने को मिल रही है और अब जैसे कि आपने बताया भी कि 2 लोगों की मौत हुई है, पुष्टि की गई है। जी, तो बारिश और सफाई की जो व्यवस्था है वो एक लापरवाही बनी है। अब ऐसे में ये अब बारिश, क्योंकि पिछले कुछ समय में हमने देखी बारिश के चलते साफ सफाई मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जिन लोगों ने मेंटेन नहीं की, अब वो जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं डेंगू का शिकार होते हुए नजर आए। अब ऐसे में सफाई व्यवस्था
में लापरवाही एक बहुत बड़ी वजह है जिसके चलते ये जो डेंगू के जो मामले हैं वो लगातार देखने को मिल रहे हैं। विशेषज्ञों का ये कहना है कि बारिश के बाद जमा हुआ पानी, गंदगी और अपर्याप्त सफाई व्यवस्था इस बढ़ोतरी के प्रमुख कारणों में से एक है। कई इलाकों में अब जल भराव हुआ, गड्ढों में पानी जमा रहने के चलते मच्छरों के पनपने के लिए ये अनुकूल माहौल मिल जाता है। मच्छरों को पनपने के लिए तो एक डेंगू की शिकायत जो है उसकी संभावना बनी रहती है कि डेंगू बढ़ सकता है। और साथ ही साथ अब विशेषज्ञ लगातार चेतावनी दे रहे हैं। प्रिया, बिल्कुल बसंत, आपने सही कहा और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चेतावनी साफ तौर पर दी है कि अगर तुरंत प्रभाव से आपने फोगिंग या एंटी लार्वा स्प्रे और निरीक्षण नहीं बढ़ाए तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं। और जिस तरीके से मामले 1000 से ज्यादा पहुंच चुके हैं, आने वाले समय में और भी ज्यादा वृद्धि देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बात में मलेरिया की करूँ, बात में डेंगू की करूँ, तो लगातार जो है ये जो 2 महीने हैं इनमें एकदम से इतना उछाल देखने को मिला है और अब अस्पतालों में मरीजों की कतारें देखने को मिल रही है। बिल्कुल। और प्रिया, जब ये जो सीजन होता है ना, जब आप गर्मियों से सर्दियों की तरफ बढ़ रहे हैं, बीच में एक मानसून देखने को मिलता है, उसके बाद ये जो कंडीशन होती है वो डेंगू के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहती है। अब डेंगू के जो मच्छर हैं वो अब पनपते ही ज़्यादा हैं, साफ़ पानी में डेंगू का मच्छर पनपता है और इसीलिए आप अपने घर के आसपास जो है वो साफ़ पानी इकट्ठा न होने दें। अगर आपके आसपास पानी इकट्ठा हो रहा है तो उसे तुरंत फेंक दें, वहाँ की साफ़ सफाई आप करें, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ मेंटेन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं डेंगू की जद में आप भी हैं। तो प्लीज़ अपने आसपास सफाई रखिए। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में एक जो खबर है वो बहुत ज़्यादा सुर्खियां बटोर रही है, प्रिया, और मुझे लगता है कि यूथ को ये खबर बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाली है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU में छात्र संघ चुनाव के लिए नतीजों पर अब सभी की नजर बनी हुई है। बिल्कुल बसंत, आपने सही कहा, कल ये नतीजे सभी को पता चल जाएंगे और इस बार के चुनाव में वामपंथी छात्र संगठनों और भी, जैसे कि हम बात की जाए, क्या कहते हैं, ABVP हो गई, NSUI होगी, सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। वहीं लेफ्ट भी अपनी जीत का दावा कर रही है। और पसंद में अगर इतिहास की बात करूं, मैं अगर बैक साइड जाकर देखूं कई सालों तक, 25 से 30 साल की मैं बात करूं, तो जो है लेफ्ट का दबदबा रहा है और पिछले साल जो है ABVP के खेमे में 1 सीट जाती हुई नजर आई थी। और अब देखने वाली बात होगी इस बार जो है कौन सी पार्टी का दबदबा रहता है। हालांकि ABVP कहती तो नजर आ रही है कि पिछली बार हम 1 लेके गए थे, इस बार हम 4 की 4 सीटें लेकर जाएंगे। पसंद है, देखने वाली बात होगी कि क्या रहने वाला है, क्या लेफ्ट की जीत देखने को मिलेगी या फिर ABVP या NSUI भी सीट लेती हुई नजर आएगी। क्या है ना प्रिया कि अब डूसू का चुनाव नहीं है और डूसू में हमने देखा ABVP ने 3 जो सीटें वो हासिल की, 1 NSUI के पक्ष में गई। ये JNU का चुनाव है। जब आप JNU के चुनाव को कवर करते हैं और दोनों को कंपैरेटिवली देखते हैं तो JNU का जो इलेक्शन होता है वो एक बिल्कुल अलग ही डायमेंशन में होता है। प्रचार प्रसार का तरीका अलग, छात्रों के मुद्दे अलग, छात्रों को अपनी बात बताने का तरीका अलग, और उसके बाद जो चीज़ें यहाँ पर उठाई जाती हैं छात्र संघ चुनाव में JNU में वो पूरी तरीके से अलग है। तो यहाँ पर और जो आपके सामने प्रतिद्वंद्वी है वो भी अलग है। NSUI एक मजबूत प्रतिद्वंदी डूसू चुनाव में था, लेकिन JNU की जब आप बात करते हैं तो आप लेफ्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब लेफ्ट को इग्नोर करना इसका मतलब आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। JNU इलेक्शन में अगर आप एक कैंडिडेट के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, देखते हैं, तो अब JNU में लेफ्ट क्योंकि बहुत मजबूत है, जैसा कि आपने अभी बताया। अब वामपंथी छात्र संगठन जैसे ISIA, SFI और साथ ही DSF के संयुक्त उम्मीदवार और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवारों के बीच में अब कांटे की टक्कर है। अब मतदान 2 सत्रों में हुआ। कल हमने देखा कि वोटिंग हुई और छात्रों का एक अच्छा खासा वॉल्यूम जो है वो वोटिंग करता हुआ नजर आया। और सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक वोटिंग हुई है और फिर उसके बाद 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान हुआ। अब वोटिंग परसेंटेज को अगर कंपेयर करें पिछले सालों के मुकाबले में तो कुछ ठीक रहा, लेकिन नतीजे मुझे लगता है कि यहाँ पर ABVP एक कड़ी टक्कर देती हुई अब की बार लेफ्ट को नजर आने वाली, क्योंकि ABVP के पास एक कॉन्फिडेंट फैक्टर अब डूसू चुनाव का है। क्योंकि डूसू चुनाव जीत के अगर ABVP आई है तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में भी एक कॉन्फिडेंस का फैक्टर वो रहेगा। ये ऐसा होता ना कि हम किसी एक परीक्षा में 95 आउट ऑफ 100 ले आते हैं तो अगली परीक्षा के लिए हम पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट रहते हैं कि पिछले बार हमने अच्छा स्कोर किया था, अब की बार हमें और अच्छा करना है। तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल है ABVP के पास मुझे लगता है। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला है, ABVP, NSUI और लेफ्ट इस चुनावी मैदान में। तो त्रिकोणीय मुकाबला होने के चलते, क्योंकि क्या है ना प्रिया, अब थोड़ा मैं अगर टेक्निकली बात अगर करूं, फॉर एग्जांपल अब
लेफ्ट के मुकाबले में, लेफ्ट के ऑपोजिट में है NSUI और ABVP। अब त्रिकोणीय मुकाबला है। फॉर एग्जांपल अगर 100 वोट हैं, 100 वोट में से 50 अगर लेफ्ट को पड़ने हैं, बाकी बचे 50, वो 50 या तो NSUI को जाएंगे या फिर ABVP को जाएंगे, वो बट भी सकते हैं। तो इसका एक सीधा फायदा मुझे लगता है कि लेफ्ट को मिलेगा और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लेफ्ट का एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलेगा, लेकिन ABVP के साथ कांटे की टक्कर है। पसंद देखिए, पर कहीं ना कहीं ये भी तो देखने को मिल रहा है ना, इस बार लेफ्ट एक हो गया है। जहां हम पहले देखते थे लेफ्ट एक नहीं होता था, अपने अपने चुनाव लड़ते थे, और इस बार JNU में ये देखने को मिल रहा है एक अलग ही नजारा इस बार चुनाव में देखने को मिला। पूरा लेफ्ट एक साइड हो गया। और वही बात मैं ABVP की करूं, NSUI की करूं, कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला तो देखने को मिल रहा है पसंद। पर देखिए दबदबा तो लेफ्ट का ही रहता है, पर जब आखिरी चुनाव की बात की जाती है तो एक सीट लेके गई थी ABVP। तो कहीं ना कहीं अब ABVP जो है कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। कल हमारी टीम ने भी जब ABVP से बात की तो उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि हम पिछली बार एक सीट लेके गए थे, इस बार हम 4 की 4 सीट लेकर जाएंगे, और जो हमने अपने मुद्दे रखे हैं वो छात्र उनसे सहमत भी होंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम ऐसे मुद्दे उठाएंगे जिनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, बात क्लासरूम की जाए, बात और भी चीजों की जाए JNU में, जिनकी बात ही नहीं की जाती है चुनाव के टाइम पर, तो छात्र हमारा साथ वो देंगे या नहीं बसंत, ये तो देखने वाली बात होगी। और ये नतीजे अब सामने आ जाएंगे कल, और उसके बाद पता चल जाएगा कि किसकी मुझे लगता है तरफ जो है सीटें जाती नजर आ रही है। छात्रों ने मुझे लगता है कि जिसका साथ देना था वो दे दिया। बस अब कल जो है वो मतपेटी खुलने की देर है कि भाई किसके भाग में छात्रों ने आखिर कितना लिखा है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में अब बड़ी संख्या में लंबे ट्रैफिक चालान का निपटारा करने के लिए अब लोक अदालत लगने वाली है। DSLSC ने लोक अदालत का आयोजन का फैसला कर लिया है। यह विशेष अदालत सिर्फ ट्रैफिक चालान के लिए की जा रही है। ट्रैफिक चालान के निपटारे इसमें होंगे। मुझे तो बहुत ज़्यादा इंतजार है भाई कि जब लोक अदालत लगती है, ट्रैफिक चालान अगर आपके हैं तो आप निपटारा करवा सकते हैं। बिल्कुल, और आपको बता दें कि दिल्ली में ये अदालतें 8 नवंबर को 7 अलग अलग कोर्ट में लगेगी, और इन अदालतों का आयोजन ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ जो है मिलकर किया जाएगा। तो लोक अदालत की टाइमिंग क्या है वो जरा जान लीजिए। 8 नवंबर नोट कर लीजिए, नवंबर 8 शनिवार का दिन है, और अदालत में करीब 2 करोड़ से ज़्यादा ट्रैफिक चालान को निलंबित किया जा सकता है, यानी कि कम पैसों में उसका निपटारा किया जाएगा। और हो सकता है कि इन चालानों में आपके चालान भी शामिल हो जाएं। अगर आप इस समय अगर डेट को नोट कर लेते हैं, टोकन ले लीजिएगा कोई जानकार कोर्ट में, क्योंकि हमारे रहते हैं कि वो भाई साहब कोर्ट में चलिए, उन भाई साहब को फ़ोन मिलाइए, भाई लोक अदालत लगने जा रही है, कोई है जुगाड़, अगर करवा दीजिएगा, टोकन मिलता है तो हमारे चालान का निपटारा हो जाएगा। आम बोलचाल में ये भाषा जो है वो रहती है। तो अब कम से कम पैसों में चालान का निपटारा होता है इस लोक अदालत में। तो इसके लिए सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक की टाइमिंग है। तो वैसे में शनिवार का दिन है, वीकेंड का डे है, अगर ऑफिस आप जा रहे हैं तो थोड़ा बोल दीजिए, कोई अगर आपका जानकार हो तो भी निपटारा हो जाएगा। बस थोड़े डॉक्यूमेंटेशन जो है वो दे दीजिएगा, RC दे दीजिएगा। हालांकि हो सकता है कि आपको अपनी उपस्थिति भी दर्ज करानी पड़े। अब 4 बजे तक विशेष लोक अदालत जो है वो लगाई जाएगी। नोटिफिकेशन में यहाँ पर DSLSA ने ये साफ तौर पर कहा है कि 31 जुलाई 2025 तक के जो लंबित ट्रैफिक चालान है उनका निपटारा इस दिन किया जाएगा। आपके तो कहीं नहीं ट्रैफिक चालान लंबित है, नोट कर लीजिए प्रिया। मुझे लगता है कि सबसे पहले आप मुझे लोक अदालत में वही देखने को मिलेंगी कि ट्रैफिक चालान हुए, भाई इनको निपटाना है। मुझे तो लगता है बसंत आपने पूरी तैयारी कर ली है कि आपको जाना है, आपने डेट नोट कर ली है, अपने दर्शकों को भी हमने बता दिया है, और मेरे को लगता है सबसे पहले तो आप ही पहुंचने वाले हैं। मैंने रिमाइंडर सेट कर लिया भाई कि 8 तारीख को विशेष लोक अदालत है, जितने चालान हो रखे वो निपटाएंगे। और एक और टिप मैं अपने दर्शकों को देना चाहूँगा, एक टिप आपको मैं देना चाहता हूँ, वो ये कि अगर आपका चालान रोड पर होता है तो अगर आप चाहते हैं कि उतने पैसे आप पे ना करें, क्योंकि देखिए पुलिस के पास पावर नहीं होती, पुलिस के पास ये पावर नहीं होती कि आपके चालान के अमाउंट को कम कर सके, लेकिन कोर्ट के पास ये पावर होती है। तो अगर रोड पर आपका चालान होता है किसी भी चीज़ का, तो आप ये चाहते हैं कि कम अमाउंट में आप पे करें, तो आप प्लीज़ आप उस समय पुलिस वाले या फिर जो भी पुलिसकर्मी वहाँ पर होगा उन्हें ये कह दीजिएगा कि जो मेरा चालान है हम कोर्ट के थ्रू पे करूँगा, मैं मतलब कोर्ट में पे करूँगा। तो आपका रसीद काट के वो आपके हाथ में दे देंगे। तो उसके बाद आप कोर्ट में जाकर लोक अदालत का इंतज़ार आप कर सकते हैं। उसके बाद वो चालान जो है वो लोक अदालत में आप पे कर सकते हैं कम पैसों में। ये एक सलाह है। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने आपको बताई कि भाई लोक अदालत लगने वाली है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट खबर है, अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक और बम फोड़ दिया है, और ये बम एक बार फिर से बयान वाला ही है। प्रिया आप बताइए।
बिल्कुल, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जिक्र करते हुए नजर आया कि पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहा है, और उन्होंने ये बयान रविवार को CBS न्यूज को एक इंटरव्यू में दिया था। एक इंटरव्यू के दौरान वो बोलते हुए नजर आए थे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करने की जरूरत है। बिल्कुल, उन्होंने ये दावा किया कि अमेरिका के पास इतने परमाणु हथियार हैं कि दुनिया को 150 बार नष्ट किया जा सकता है। ये बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया। उन्होंने सीधे तौर पर या फिर आप कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष तौर पर चाइना, रूस और पाकिस्तान को भी उनके कानों में ये बात डाल दी है कि भाई इतना जखीरा हमारे पास है कि दुनिया को 150 बार हम नष्ट कर सकते हैं, लेकिन रूस और चीन की गतिविधियों के चलते टेस्ट करना जरूरी है। क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर यह कहा कि पाकिस्तान गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण कर रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु के जो नियम बनाए गए हैं काउंसिल्स की तरफ से, उसका सीधे तौर पर उल्लंघन है। जब ट्रंप से यह पूछा गया कि नॉर्थ कोरिया के अलावा कोई भी परमाणु टेस्ट नहीं कर रहा तो आप क्यों कर रहे हैं, तो इस पर ट्रंप बोलते हैं कि उन्होंने कहा कि रूस, पाकिस्तान और चीन भी गुप्त परीक्षण कर रहे हैं, बस दुनिया को पता नहीं चलता कि वो परीक्षण कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान जैसे देश एटमी परीक्षण कर रहे हैं, तो इसीलिए भी ये जरूरी है। भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहकर बम फोड़ दिया कि पाकिस्तान कर रहा है अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट। अब ट्रंप का यहां तक दावा है कि हल्के हल्के जो भूकंप के झटके लग रहे हैं ना, वो इन्हीं एटमी परीक्षण के कारण आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। लेकिन अब जब हम डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करते हैं तो उनकी बात को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बहुत ज्यादा सीरियसली भी नहीं लिया जाता है। प्रिया, बिल्कुल वसंत, आपने सही कहा। उनके इतने बयान वायरल हो रहे होते हैं तो लोगों की तरफ से भी कहा जाता है कि विश्वास करें या ना करें, हम भारत को लेकर ही कर लें। और उनकी तरफ से कितने बयान दिए गए थे अपनी तरफ से कि सीज फायर को लेकर हम बात करें, और कई बयान उनकी तरफ से दिए गए और बाद में फिर वो अपने बयान से पलट भी जाते हैं बहुत जल्दी। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अगर आज आपकी गाड़ी फ्यूल स्टेशन की तरफ जाने वाली है या फिर आप रिफ्यूलिंग कराने वाले हैं तो थोड़ा रुक जाइए, पहले जान लीजिए कीमतें। आखिर कीमतें कहीं ज़्यादा तो नहीं लेंगे आपसे, आखिर ज़्यादा तो नहीं लेंगे, लेकिन कीमतें आपको पता होनी चाहिए। आज दिल्ली में पेट्रोल आपको मिलेगा 94 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर में, जो डीजल की कीमत है 87 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से चुकानी होगी। और CNG भरवानी है दिल्ली में तो 76 रुपये 9 पैसे का जुगाड़ कर लीजिए अपनी जेब में प्रति किलो के हिसाब से। बिल्कुल, और नोएडा की कीमतें भी बसंत अपने दर्शकों को बता देते हैं। तो नोएडा में पेट्रोल की कीमत है 94.87 प्रति लीटर, वहीं डीजल की कीमत की बात की जाए तो 88.01 प्रति लीटर, और वहीं CNG के दामों की बात की जाए तो 81.70 प्रति किलोग्राम। गुरुग्राम में यही पेट्रोल की कीमत है 95 रुपये 42 पैसे प्रति लीटर, डीजल की कीमत है 87 रुपये 88 पैसे प्रति लीटर, CNG आपको मिलेगी 82 रुपये 12 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से। CNG सस्ती है, एवरेज भी ज़्यादा है, और कई लोग होते हैं जो कि भाई सस्ते के चक्कर में CNG लगवा लेते हैं और फिर उसके बाद बड़ी एवरेज का लुत्फ उठाते हैं और बड़े बड़े ट्रिप मारते हैं। वैसे में क्योंकि CNG होता है ना कि आपको एवरेज ज़्यादा मिलती है, उसके बाद आपको ये पता नहीं चलता कि आपका खर्चा हुआ या नहीं हुआ। पेट्रोल में जहाँ पर आपके एक ट्रिप में 5 से 6 हज़ार रुपये का खर्चा रहता है, 250 से 300 किलोमीटर का ट्रिप अगर आप करते हैं, तो वही CNG में वही ट्रिप आपको 2 से 2.5 हज़ार रुपये में 2 से 3 सिलेंडर आपको भरवाने पड़ते हैं और आपका काम चल जाता है। जी बिल्कुल। तो पेट्रोल और डीजल की कीमत हमने आपको बताई। तो चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं सोने और चांदी के दाम के बारे में। सोने और चांदी के दाम रोजाना गिरते बढ़ते लोगों को हैरान कर रहे हैं। आज 24 कैरेट जो सोने के दाम है 1,20,780 रुपए प्रति 10 ग्राम के हिसाब से। चांदी की कीमत आप बताइए प्रिया। बिल्कुल, और चांदी की कीमत जो है 1,51,900 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। और बसंत देखिए, अब कहीं ना कहीं गिरावट तो देखने को मिल रही है, कभी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है इन दामों में, कभी गिरावट देखने को मिल रही है। अभी मेरी एक कलीग से बात हो रही थी, उसने अभी कुछ दिन पहले ही अपना जो है अपनी मम्मी के लिए सोना चांदी बनवाया और उसके बाद वो कहता हुआ नजर आया कि भाई मेरे को थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। तो बस यही है, अभी सोने चांदी के दाम जिस तरीके से पहले बढ़ रहे थे तब लोगों को परेशान कर रहे थे, और अब जिस तरीके से कभी उछाल और कभी गिरावट देखने को मिल रही है तब ये भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल, कोई किसी का तो कहना ये है कि जब 1 लाख पर सोना आ जाएगा उसके बाद हम सोचेंगे कि भाई कोई गोल्ड ज्वेलरी बनवा ली जाए, उसके बाद जब महंगा होगा तो बेच देंगे। उसके बाद जब अभी फिलहाल क्योंकि 1,30,35 हज़ार तक हमने सोना देखा भाई, उसके बाद अब 1,20,000 के आसपास अगर सोना है तो जाहिर सी बात है अब गिरावट है सोने में, सोने के दाम में। चांदी की चमक है वो भी हल्की सी फीकी होती हुई नजर आई। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ते हुए रुक करते हैं आज के इतिहासकार। आज ही के दिन सन 1914 में इंग्लैंड एवं फ्रांस की तरफ से तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी गई थी, और आज ही के दिन 1951 में
यहाँ पर नावेदा परमाणु परीक्षण केंद्र में अमेरिका ने अपना सफल परमाणु परीक्षण किया था। तो चलिए इसी के साथ आज के इतिहास के साथ आज के इस कार्यक्रम की यहीं पर समाप्ति। नमस्कार।